वेलकम बैक टू सरल। और आज मैं एनसीईआरटी फटाफट सीरीज में आपके लिए लेके आ रही हूं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, वहां पर हमने गेमीट बनने से लेकर डिलीवरी ऑफ द बेबी, बधाई भी ले ली है। लेकिन आज इस चैप्टर में हम थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझेंगे। आप कब रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाएंगे और आपसे जुड़ी सोसाइटी कब रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी कहलाएगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पीक अटेन कैसे किया गया था, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई थी, क्या क्या मेथड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाए थे। तो आइए आज इस चैप्टर में देखते हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लाइफ लेसन्स भी हैं। चलिए, सो रिप्रोडक्टिव हेल्दी आप कब कहलाओगे? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब सिर्फ फिजिकल फिट होना या ऑर्गन फिट होना आपको हेल्दी नहीं बनाता है, साथ ही साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आपका मेंटली फिट है, आप इमोशंस कैसे हैं, आप सोशली कैसे हैं, वो आपको मिलकर। सो यू हैव टू बी फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। फिजिकली फिट होने के साथ साथ आपको इन एस्पेक्ट्स में भी फिट होना पड़ेगा, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशली। Therefore, सोसाइटी हम लोगों से मिलकर बनती है, तो सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो भाई जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फिजिकली भी फिट है, फंक्शनल भी है। ऐसा तो नहीं है कि भैया फलोपियन ट्यूब तो बढ़िया है लेकिन अंडा ही नहीं स्टोर कर पा रही, ओवरी तो बढ़िया लेकिन अंडा ही नहीं बना पा रही, टेस्टिस तो बढ़िया लेकिन स्पर्म नहीं बना पा रहे। तो फिजिकली फंक्शनली तो फिट होना ही चाहिए, ये तो प्रायोरिटी है। बट उसी के साथ साथ बेटा इमोशनली, बिहेवियर, सोशली, इंटरैक्टिंग अमंग देम in all sex related aspects might be called reproductive healthy society. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them. तो चलिए देखते हैं कि भाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने का और क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाए गए, पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, इन सब के बारे में चलिए देखते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। इंडिया was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs called family planning program. तो भाई हमारा भारत पहला देश था जिन्होंने इनिशिएट किया, एक्शन लिए टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्दी कंट्री बनाने के लिए इन 1951 कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? इसमें बेटा लोगों को सतर्क किया गया था, उनको बोला गया था कि जितना ज्यादा हो बेटा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उनको ये सतर्क किया गया था कि बेटा कम से कम बच्चे करो। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि पहले गांव में या अपने ही घर में अपने परदादा दादा के 8 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे हुआ करते थे, जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं था। उनका ये कहना था कि भैया हमारे तो 2-4 बच्चे तो यूं ही मर जाते हैं, हमारे खेतों में कौन काम करेगा। क्यों मर जाते थे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, हेल्थ प्रैक्टिसेस सही नहीं थी। साथ ही साथ उनको बोला गया कि यार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करो। तो याद करना कि सबसे पहला देश इंडिया था जिन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951 में। बोला था कि यार 3 से 4 बच्चे ही करो, 10 बच्चे करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उनको यह भी बताया गया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो। लेकिन ये प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ये बहुत तरीके से तहस नहस हो गया था। 2 रीजन है इसके बहुत बड़े। उनको ये तो बता दिया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था इसको यूज कैसे करना है। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं दी थी। आज मैं आपको बोल रही हूं पढ़ लो, लेकिन क्या पढ़ लो अगर नहीं बताऊंगी तो आप कुछ भी पढ़ोगे। तो आपको इस पैराग्राफ से क्या याद रखना है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट दिस एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। सबसे पहले आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। क्वेश्चन आ जाता है विच ईयर, जिसमें इनको बोला गया था भाई 3 बच्चे से ज्यादा मत करो और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोके। लेकिन ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था ये फेल हो गया था बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं था हाउ टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं थी। फिर इसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कुछ मॉडिफाई किया गया था और बहुत अच्छे तरीके से इसकी मार्केटिंग भी की गई थी। तो आइए देखते हैं। So improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs. देखो भाई, आप
10 बच्चे पैदा कर रहे हो, ठीक है, फादर का काम काफी लिमिटेड रहता है, लेकिन एक मदर को 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो मदर का न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो जो बेबी इस धरती पर आएगा उसका न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। मान लो एक मदर ने एक बच्चा पैदा किया, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके 3 महीने बाद फिर एक और बच्चा आ जाता है, तो मदर की हेल्थ सबसे डिटेरियोरेट होती है, साथ ही साथ उन दोनों बच्चों को न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है। तो ऐसे जब पहले के लोग करा करते थे, क्योंकि उनकी भी बेटा मजबूरी थी, उनके एंड से सोचा जाए तो वो भी गलत नहीं थे। हेल्थ प्रैक्टिसेस वर वेरी बैड, न्यूट्रिशन इतना गंदा होता था, मां का न्यूट्रिशन इतना अफेक्ट होता था, पोस्टनेटल केयर नहीं हो पाती थी, ना ही बच्चे की प्रॉपर्ली, ना ही मदर की। प्रीनेटल केयर, जो एक मदर को 9 मंथ में जो हार्मोनल चेंजेस होते थे, जो प्रॉब्लम गोस थ्रू होती थी, उस पर बहुत ही बड़ा निग्लेक्ट किया जाता था। तो अब क्योंकि उस टाइम तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में बोला कि भाई कम से कम बच्चे करो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज अवॉइड करो, क्योंकि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं करोगे तो बेटा जितनी बार सेक्सुअल इंटरकॉर्स होगा और उस टाइम अगर ओव्यूलेशन हुआ होगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी इंड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा तो ये बताया गया था कि यार तुम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो, है ना, और कम से कम बच्चे, दैट इज 2 से 3, उस टाइम पर 2 से 3 बोला था 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, कि 3 बच्चे आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि उस प्रोग्राम का काफी हद तक फायदा नहीं किया गया, तो उसको और मॉडिफाई किया गया और एक और प्रोग्राम के नाम से लाया गया, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसमें सबके बारे में बताया कि भाई मदर की कितनी ब्यूटीफुली केयर होनी चाहिए, न्यूट्रिशन पर कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ जो बच्चा आप धरती पर ला रहे हो उसका कितना ध्यान रखना चाहिए, उसका आपको उसका पोस्ट नेटल केयर जिसको बोलते हैं, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर होना चाहिए, खाने पीने का, न्यूट्रिशंस का, creating awareness among people about various reproductive health aspects and providing facilities कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स। अब वही वाली बात है ना, आप करो और आप बताओ नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। आप बोल रहे हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करो, है ना, पर कैसे करोगे, हाउ यू नो, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं थी। और आज भी मैं मानती हूं कि प्रॉपर सेक्स एजुकेशन काफी हद तक बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो भाई अब क्या किया उन्होंने, यूज किया ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, जैसे कि न्यूज़पेपर का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंट, इनफैक्ट एनजीओज ने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एस्पेक्ट्स। Parents, other close relatives, teachers, friends also have a major role in dissemination of the above information. Introduction of sex education in school should be encouraged to provide right information to the young, so it is discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. आप मानेंगे नहीं अगर मैं इस चैप्टर में आपको आगे पढ़ाऊंगी कि एसटीआईज के जो एसटीडीज होते हैं उनमें सबसे मेजर कॉज जो देखा गया था, मेजर नंबर देखा गया था, वो 15 to 23 ऑफ ईयर्स ऑफ एज में देखा गया था, बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर सेक्स एजुकेशन। तो प्रिंट मीडिया को, अखबारों का यूज किया, ऑडियो विजुअल यूज किया और अवेयरनेस पहुंचाई। सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में दिए गए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दी गई, अडोलेसेंस, प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बताया गया, एसटीडीज के बारे में बताया गया, एड्स के बारे में बताया गया, would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductive healthy life. Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, भाई जिनकी शादी हो गई उनको भी बोला गया भाई 2 बच्चे कर लो, 10 बच्चे पैदा करोगे, 10 को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दे पाओगे, इससे अच्छा है कि 2 बच्चे पैदा करो, उन दोनों को अच्छा न्यूट्रिशन दो, उन दोनों की पढ़ाई लिखाई अच्छी सी कराओ, उन दोनों को अच्छा व्यक्ति बनाओ। एक बच्चा पैदा हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा आ गया, दूसरा हुआ नहीं, तीसरा आ गया, तो भैया तीनों का न्यूट्रिशन खराब हुआ। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली माँ, फिजिकली तो होती है, मेंटली बेटा एक इमोशंस भी होते हैं, बिहेवियर एस्पेक्ट्स भी होता है, ठीक है। अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, तो भाई मेजरली इस चैप्टर में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर जोर डालना है और इसी पर क्वेश्चन भी आता है। मदर की किस तरीके से प्रेग्नेंट मदर की केयर होनी चाहिए, प्री एंड पोस्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उस 9 महीने जेस्टेशन पीरियड के अराउंड क्या क्या केयर होनी चाहिए मदर की, पोस्ट नेटल केयर मदर की भी और बच्चे की भी।
पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। भैया धरती पर आने के बाद बेबी 6 महीने से मदर्स मिल्क पर रहता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ओ माय गॉड, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था हमारे देश में फीमेल फिटिसाइड का, कि जैसे ही पता लगता था कि यार इसका जेंडर फीमेल है, ये लड़की है मदर के यूट्रस में, तो उसका अबॉर्ट करा दिया गया था। इस पर भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हमारे गवर्नमेंट ने, बहुत सारे बैन्स लगाए। अब तो बेटा जेंडर रिवीलिंग ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये लड़की है या लड़का है। तो बहुत सारे ऐसे कठिन स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ तो उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है। Would address the importance of bringing up the socially conscious healthy families of the desired size. Awareness of problems due to uncontrolled population growth। भाई अवेयरनेस बताओ कि भाई इतनी पॉपुलेशन हो गई तो खाने के लाले हो जाएंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान। Social levels like sex abuse, sex related crimes, etc. need to be created to enable people to think and take up the necessary steps to prevent them, and thereby building up a socially responsible and healthy society। ठीक है, अभी सिर्फ हम एक जनरल बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल लेट यू नो, और लिख के ले लो, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities। अब भाई तुम्हें इतने सारे implementation of various action plans to attain reproductive health requires, सबसे important health facilities, health practices, hospitalization proper होना चाहिए, professional expertise material support होना चाहिए। There are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction health related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems and infertility। अब भाई health practices तो ज्यादा है ही। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to the people। Clear है? Statutory ban on amniocentesis। Oh my God, this is the one of the इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैं आगे डीपली पढ़ाऊंगी। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? आपने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक हमारा जो फीटस होता है वो बेटा एक एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ा होता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड में, ताकि वो डिहाइड्रेशन डेसिकेशन से बच जाए। तो जो फीटस के जो स्किन के सेल्स हैं वो उसमें गिर जाते हैं। तो वो ये यूज किया जाता था कि बेटा किसी प्रकार में एमनियोसेंटेसिस बेसिकली कोई जेनेटिक डिफेक्ट ना हो हमारी बेबी में, क्योंकि बेटा अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट हुआ और वो उसके बाद निश्चित है कि वो बच्चा जन्म तो ले लेगा, लेकिन कुछ ही टाइम में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बेटा उससे बेटर है कि उसको अबॉर्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जन्म के बाद एक मदरली और बेबी बॉन्ड होता है वो इररिप्लेसेबल होता है। तो इससे बेटर है कि वो बॉन्ड बने और मदर के लिए ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हो, उससे बेटर है कि भैया उसको चेक कर लो, अगर किसी भी प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट है तो पता लगा लो, और अगर क्योरेबल है तो बहुत बेटर है, नहीं है तो फिर क्या करो बेटा, अबॉर्ट कर दो। लेकिन फिर इसका मिसयूज किया गया, यूज से ज्यादा मिसयूज, उसमें अपन को सेक्स क्रोमोसोम पता लग गया, जेंडर पता लगने लगे, तो अगर पता लगा कि भाई फीमेल है तो भैया अबॉर्ट कराने लगे लोग। तो इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में थोड़ा सा डीप जाना है। तो स्टैट्यूटरी बैन लगाया एमनियोसेंटेसिस में फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगलाइज चेक इंक्रीज मिनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स। क्योंकि क्रोमोसोम से तुम जेनेटिक पता लगा रहे हो तो वहां आपको सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता लग रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया था, फीमेल फिटिसाइड का नंबर बढ़ गया था। तो गवर्नमेंट ने इस पर भी बैन लगाया और बता दिया कि इस रीजन से आप सिर्फ एमटीपीस करवा सकते हो, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फीमेल फिटिसाइड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इनफैक्ट उनको इम्यूनाइजेशन के लिए भी, भाई वैक्सीन के लिए भी बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाएं कि बेटा जब धरती पर बच्चा आता है तो उसको बीमारियां ना पकड़े, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो। तो खूब गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनाइजेशन वैक्सीन भी प्रोवाइड करती है। आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. These procedure is used to test for the presence of certain genetic disorder. तो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस तो क्यों किया गया था बेटा, देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, ये बेबी और ये एमनियन, और इसमें बेटा एमनियोटिक फ्लूइड था। इस एमनियोटिक फ्लूइड में बेटा क्योंकि फीटस पड़ा है तो उसके स्किन के सेल्स गिर जाते थे। अब इस फ्लूइड को इंजेक्शन से लिया
और देखा कि भैया कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो बेटा डिटरमाइनिंग द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, अगर कोई खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर है वो बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जैसे कि आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, तो उसको अबॉर्ट कर दो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दो। लेकिन इसका क्या हुआ, यूज से मिसयूज, फीमेल सिटीसाइड के नंबर बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट ने इस पर भी बैन कर दिया, स्टैच्यूरेटरी बैन लगा दिया। ठीक है, साथ ही साथ research on various reproductive related areas and encourage supported by the government and non-government NGOs to find out the new methods to improve upon the existing ones। और नए नए मेथड्स अपनाए गए, काम किया गया। इनफैक्ट डू यू नो द सहेली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो हमारे ही इंडिया में लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ में बनाई गई थी। ये काफी हेल्पफुल रही अदर देन नॉर्मल हार्मोनल ओरल पिल्स, इसका भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड IMR। अब देखो अवेयरनेस पहुंचाई सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, मेडिकल प्रैक्टिसेस, हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉपर होने लगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होने लगा, तो IMR एंड MMR घटने लगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घड़ी, क्योंकि भाई प्रॉपर सेक्स एजुकेशन होने लगा, प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन होने लगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अच्छे होने लगे। तो अब क्या हुआ, तो डेथ रेट कम हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और रिप्रोड्यूसिबल एज बढ़ गई, तो पीक करा बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ एक तरीके से। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हेल्थ प्रैक्टिसेस नहीं सुधारेंगे, हेल्थ प्रैक्टिसेस तो बेटा टाइम टू टाइम बेटर होनी ही चाहिए। अब मेजर कंसर्न हो गया था ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ, पहले तो हेल्थ प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, प्रॉपर मदर की केयर नहीं हो पा रही थी, बच्चे की केयर नहीं हो पा रही थी, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर नहीं हो पा रही थी। अब इन सब पर काम किया तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि अपन हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉपर नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, मेजर कंसर्न बन गया था पॉपुलेशन। Increase number of couples with small families, better detection and cure of STDs, overall increase the medical facilities बढ़ गई थी, all indicated improve reproductive health of the society। अब बात करेंगे population stabilization और birth controls की। In the last century, all around development in various fields significantly improved the quality of the life of the people। However, increased health facilities along with the better living condition, that is health facilities बढ़ गई है ना, और लाइफस्टाइल गुड हो गया, रहने का तरीका अच्छा हो गया, तो भैया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट लेवल बढ़ गई। और अगर इसी तरीके से बेटा पॉपुलेशन बढ़ती रही तो मान लो रोटी कपड़ा मकान की स्कार्सिटी हो जाएगी, बेसिक नीड्स की स्कार्सिटी हो जाएगी, फूड शेल्टर क्लोथिंग की। सो रैपिड एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि मैं बात करूं, इस पर आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 billion, दैट इज 2000 million, 1 billion इज इक्वल्स टू 1000 million इन 1900 एकदम शूट किया था अबाउट 6 billion बाय 2000 एंड 7.2 billion इन 2011, दैट इज 2011। अ सिमिलरली ट्रेंड वॉज देखा गया था इंडिया में भी। पॉपुलेशन वॉज अप्रोक्सीमेटली 350 million एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस। जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो 350 million के अराउंड हमारी पॉपुलेशन थी, जो कि 1 billion तक पहुंच गई थी 2000 तक, एंड क्रॉस्ड 1.2 million इन May 2011। 2011 तक 1.2 billion। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, तो भाई डेथ रेट कम हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, MMR कम हो गया था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। भैया डेथ रेट कम हो गई, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, तो रिप्रोड्यूसिबल एज बढ़ गई, तो धड़ल्ले से पॉपुलेशन बढ़ गई। एंड probable reasons for this, though our reproductive child health program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to 2011 census report, the population growth was less than 2%, that is 20 per 1000 per year। मतलब हर 1000 पे 20 लोग का बढ़ना पर ईयर, ये कम नहीं होता, 1000 पे 20 लोगों का बढ़ना। A rate at which our population could increase rapidly
Such an alarming growth rate could lead to absolute scarcity of even the basic requirement, that is food, shelter and clothing. In spite of significant progress made in those areas, therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. बेटा जैसा कि ये पूरा पैराग्राफ बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई थी बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड इंप्रूव लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. तो IMR कम हो गया, MMR कम हो गया, डेथ रेट्स कम हो गई, रिप्रोड्यूसिबल एज बढ़ गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई. और इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की स्कार्सिटी हो जाएगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज. तो भाई एक ही जिस पर मेन गवर्नमेंट ने फिर फोकस कर लिया था कि भाई साहब छोटी से छोटी फैमिलीज को प्रमोट करना पड़ेगा. तो एक दो स्लोगन्स भी आपको बताऊंगी. हम दो हमारे दो, मम्मी पापा, बेटा हो या बेटी एक समान. ठीक है, एक कपल शुड मैक्सिमम प्रोड्यूस 2 चिल्ड्रन. प्रोड्यूस ही कर रहे हैं बेटा, 2 बच्चे पैदा करने हैं. अरे ऐसा नहीं है कि 2 लड़कियां हो गई तो तीसरे लड़के के चक्कर में. तो उन्होंने एक और स्लोगन चलाया था, बेटा हो या बेटी एक समान. दोनों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो दोनों आपका साथ निभाएंगे भाई. और ये बड़ा ही टैबू है बेटा आज की जनरेशन में. क्या लड़का क्या लड़की, समझ रहे हैं आप. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. तो अब जो इन्होंने जान डाली गवर्नमेंट ने कि भाई अब इनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करना भी सिखाना पड़ेगा और सिखाने के साथ साथ थोड़े टाइम फ्री भी बांटना पड़ेगा. तो याद करो कि भैया एक मेल कॉन्डम इतना बांटा गया था निरोध के नाम से. ठीक है, इतना फ्री में मिलता था. बट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कितने तरह के हैं, कैसे यूज करने, ये भी इस चैप्टर में पढ़ना है. You might have seen advertisement in the media as well as poster bills showing a happy couple with 2 children with a slogan "हम दो हमारे दो." Many couples, mostly the young urban working ones, have been adopted one child norm. Statutory rising of marriageable. अच्छा, शादी की उम्र बढ़ा दी थी मिनिमम 18 इयर्स फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए 21. उससे पहले आप शादी नहीं कर सकते हो, ये इलीगल है. ठीक है. एंड इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल विद स्मॉलर फैमिलीज. और इंसेंटिव दिया जाता था जिनके कम बच्चे, 1 या 2 बच्चे होते थे. इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो एक नॉर्म आ गई थी कि भाई जिसके 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी. तो बहुत सारे ऐसे तो स्टेप्स लिखे थे. ये तो किताबी बातें कर रहे हैं हम, इस पे तो 4 बातें हैं. बियॉन्ड एनसीईआरटी भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा कि गवर्नमेंट नॉर्म्स भी बन गए थे कि भाई अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है तो तुम्हारे 2 बच्चों से ज्यादा होंगे तो तुम एप्लीकेबल नहीं हो. Let us describe some of the commonly used contraceptive which help to prevent unwanted pregnancies. तो पहले तो समझते हैं what is contraceptive. Septive means to induce pregnancy and contra to against, to against pregnancy. भाई अब तुम्हारी फैमिली पूरी, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, अब इंटरकॉर्स सेक्सुअल एक्टिविटी तो चलेगी तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करो. अगर तुम्हें परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी कराना है तो वो भी उसकी भी बात करेंगे. जब वो तब होती है जब भैया आपने पूरी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कर लिए कि भाई अब 2 बच्चे हो गए, अब तुम्हें और बच्चे नहीं चाहिए. ठीक है, जिसको आम भाषा में नसबंदी कहते हैं. तो जब आप डॉक्टर बनोगे और आपकी रूरल पोस्टिंग होगी 1 से 2 साल, तो वहां आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि भाई तुम्हें इतनी नसबंदियां करनी है कि वरना ये तो गाँव के लोग तो बेटा 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं. जो गलत नहीं है उनके माइंडसेट से, आई टोटली अग्री. बट वहां पर उनको सेक्स एजुकेशन आपको बिठा बिठा के समझाना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ठीक है, पहले के जमाने में तो ऐसा होता था बेटा कि खुद मदर प्रेग्नेंट है, उसके बेबी हो रहा है और उसके सबसे बड़े बच्चे के भी बच्चा हो रहा है. ये तक देखा है और अभी भी देखा जाता है. अभी भी देखा जाता है एज इन मतलब आने वाली जनरेशन नहीं पर अभी भी कि आप पैदा हुए और आपके भैया का बच्चा आपके जितना है ना. साउंड्स थोड़ा सा ऑड बट इट इज ट्रू. एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा जो यूजर फ्रेंडली हो, यूज करने में दिक्कत ना हो, इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो कि भैया जब यूज कर रहे हैं तभी कॉन्ट्रासेप्शन हो, बाकी ना हो, लेसर साइड इफेक्ट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट शुड नॉट वे इन एनी वे इंटरफेयर द सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर ऑफ द कपल और ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर. A wide range of contraceptive methods are presently available in which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUD, oral contraceptive, injectable, implants and surgical method. Basically अब हमारा मेजर फोकस इन्हीं पे रहेगा. कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, नेचुरली, ट्रेडिशनल में क्या क्या देखा जाता था, फिर क्या क्या यूज किए गए मॉडर्न मेथड्स में, आइए आज बात करते हैं उनके बारे में.
तो नेचुरल मेथड्स में इसमें कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब नेचुरली हम रोक रहे हैं प्रेगनेंसी को। बड़े ही हाई रिस्क वाले मेथड्स हैं, फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। चलिए देखते हैं। तो पहला नेचुरल मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ओवम बनने से तो रोक सकते नहीं है, स्पर्म बनने से तो रोक सकते नहीं है, लेकिन उनकी मेटिंग को रोकते हैं। किस तरीके से रोकते हैं? सबसे पहला आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस मेथड में क्या होता है बेटा, द कपल अवॉइड abstain from coitus from the day 10th to 17th of menstrual cycle when ovulation could be expected। तो यहाँ पर इंटरकॉर्स जो कोइटस होता है वो अवॉइड करते हैं कपल 10 to 17th डे ऑफ अ फीमेल साइकिल। वाई 10 to 17th डे? इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि एक फीमेल में 28 दिन का साइकिल होता है और 14वें दिन अंडा निकलता है। बट बेटा ये जरूरी नहीं है, किस दिन फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का हो गया, 35 दिन का हो गया, तो ये तो अकॉर्डिंग टू भाई जिसको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, टाइम टू टाइम आ रहे हैं, तो उसका अंडा 14वें दिन निकलेगा। तो उससे 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद इंटरकॉर्स मत करो, तो आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हायर फेलियर रेट है एंड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो देयरफॉर abstaining from coitus during this period, so conception could be prevented। चलो जी, पर हाई फेलियर रेट था। सेकेंड आता है विड्रॉल और कोइटस मेथड। Withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation। तो during the sexual activity, जब sexual intercourse चल रहा होता है, during that act male withdraw his penis, इसलिए बोला है इसको withdrawal method कि बिफोर द इजैकुलेशन, जैसे ही सीमन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाने वाला होता है उससे पहले विड्रॉ कर लेता है, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई फेलियर रेट है। थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया इज बेसिकली बेटा जब मदर एक बच्चे की डिलीवरी करती है तो 6 महीने एक बच्चा मदर्स के ब्रेस्ट फीड पर रहता है और प्रोलैक्टिन का लेवल काफी हाई रहता है। उस टाइम प्रोलैक्टिन के ज्यादा होने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एफएसएच और एलएच की एक्टिविटी को प्रोलैक्टिन क्या करके सप्रेस कर रखते हैं, जिस वजह से ओव्यूलेशन नहीं आता। लेकिन ये भी रिलायबल नहीं है बेटा, क्योंकि किसी में 3 महीने में भी ओव्यूलेशन हो जाता है, किसी के साल भर में ही नहीं हो सकता। तो दैट इज समथिंग की हाई फेलियर रेट है। क्योंकि एक केस मैंने ऐसे पढ़ा था कि जनरली फीमेल्स ये सोचती है कि बेटा 6 महीने ओव्यूलेशन होगा नहीं, ये तथ्य है, बट ऐसा नहीं होता। तो एक फीमेल ने इसी कारण अनप्रोटेक्टेड कोइटस करने के कारण उसको ये भी नहीं पता चला, वो वापस 3rd मंथ उसका एक बच्चा जो 3 महीने का हुआ ही है और वो फिर प्रेग्नेंट हो गई थी और उसको पता लगा। तो इट इज नॉट अ रिलायबल मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। is based on the fact that ovulation and therefore the cycles do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. तो डिलीवरी के बाद ये मेथड सिर्फ 6 महीने तक काम करता है, वो भी जरूरी नहीं है हो। As no medicines or devices are used in this method, तो इसमें हमें कुछ चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली हम कॉन्ट्रासेप्ट कर रहे हैं, बट याद रखिएगा इसमें हाई फेलियर रेट है। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो आए। तो ये पूछ सकते हैं भाई नेचुरल मेथड में क्या कमी रह गई थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि यार फेलियर रेट काफी ज्यादा था। चलिए जी, अब आते हैं मॉडर्न मेथड्स में, जिनको बैरियर मेथड्स बोलते हैं। बहुत कॉमन है कॉन्डम्स का यूज करना, मेल और फीमेल्स। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर सच एज कॉन्डम्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किसका बना है। फीमेल कॉन्डम्स को सर्विक्स को कवर करता है। बेसिकली कॉन्डम इज अ बैरियर, मिलने नहीं दे रहा ना अंडे को स्पर्म से, और दोनों मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जाइगोट नहीं बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए मेल कॉन्डम्स निरोध के नाम से जाने जाते हैं, फीमेल कॉन्डम्स फेमिडोम के नाम से जाने जाते हैं। ये देखो, कॉन्डम फॉर फीमेल फेमिडोम, मेल कॉन्डम्स आपने पढ़ा है निरोध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सक्सेसफुली पॉपुलेशन एक्सप्लोर होने से बचा रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो एक तो यूजर फ्रेंडली है ना, सेक्सुअल एक्ट को इतना हार्म नहीं करते हैं, है ना, इंटरफेयर नहीं करते। साथ ही साथ ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एसटीडी से भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम प्रिवेंट एसटीडी से, प्रिवेंट फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। हाँ, बट सर्वाइकल कैप्स और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेसी भी देते हैं यूजर्स को। ठीक है,
बट डाइफोग्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स ये भी बैरियर मेथड्स ही हैं जो फीमेल्स की सर्विक्स को कवर करते हैं और स्पर्म की एंट्री नहीं होने देते हैं इनटू द यूट्रस। बट ये जो है ये क्या करती है बेटा, एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करती है, ठीक है। दीज आर द डाइफोग्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉम द एसटीडी, ये बात याद रखना, ठीक है। दे प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स एंड दे आर रियूजेबल। साथ ही साथ कुछ क्रीम के साथ यूज किया जाता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जो भाई O2 के लिए अनफेवरेबल कंडीशन बना देती है ना, फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, बेचारे को मार देती है स्पर्म। तो अब स्पर्म को ही मार देगी तो ना रहेगी बांस तो क्या ही बचेगी बांसुरी, वो वाला हिसाब किताब है, ठीक है। सो ये क्रीम्स यूजुअली यूज कर लेते हैं अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। फिर आता है बेटा IUD, ये बड़ा ही पॉपुलर मेथड है। ये उनके लिए है बेटा जो अपने बच्चों में स्पेसिंग चाहते हैं या फिर जिन्होंने अभी बेबी प्लान नहीं करना है, एक बच्चा हो गया, क्योंकि यार देखो एक बच्चे का न्यूट्रिशन 3 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 2 बच्चे करो और 2 बच्चों में भी एटलीस्ट 3 to 4 years ऑफ गैप होना चाहिए। तो उसके लिए बड़ा ही आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था, एक बार यूज कर लो, कम से कम 5 साल की गई, ठीक है। अब इस मेथड में क्या था, चलो देखते हैं। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसको यूट्रस में फिट किया जाता था। एक ही बस चीज थी कि इसको डॉक्टर से इंसर्ट करवाना पड़ता है, इसमें प्राइवेसी थोड़ी सी हिल जाती है। सो इट इज इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। दिस IUD आर प्रेजेंटली अवेलेबल टू द एज द नॉन मेडिकेटेड IUD। तो सबसे पहले जो IUD आई थी वो नॉन मेडिकेटेड थी, जिसका एग्जाम्पल लिपीज लूप है बेटा। अब तुम बताओ ना, किसी यूट्रस में कोई तुमने फॉरेन डिवाइस घुसाया, अब बॉडी की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो अब बेटा क्योंकि एक डिवाइस है, फॉरेन डिवाइस है, बॉडी में गया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको अपना समझेगा ही नहीं। तो जो एंडोमेट्रियम थी यूट्रस की वो इरिटेट हो जाएगी और इरिटेट होने के कारण फेगोसाइटोसिस बढ़ जाएगा। तो यहां पर अगर मान लो किसी प्रकार अंडा और स्पर्म मिल भी गए तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो IUD का एक सबसे कॉमन मैकेनिज्म है, मोड ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ मैकेनिज्म है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, है ना, दे आर नॉट अलाउइंग इम्प्लांटेशन। फिर और बेटर आया कॉपर रिलीजिंग IUD आया कि भैया इन्होंने, जैसे कॉपर रिलीजिंग IUD है इन्होंने कॉपर रिलीज किया। अब कॉपर क्या है बेटा, कॉपर टाइम टू टाइम रिलीज करे, तो मान लो जब एक सेक्सुअल एक्टिविटी हो और स्पर्म बॉडी में गया, यूट्रस में गया, तो कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी की धज्जियां उड़ा देता है ना, लंगड़ा कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे कि भाई कॉपर रिलीजिंग IUD, जिसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, CUT, CU7, मल्टीलोर 375। ये क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है, फेगोसाइटोसिस बढ़ा देता है स्पर्म्स का। फिर उससे बेटर हार्मोन रिलीजिंग IUDs आए, जैसे प्रोजेस्टेरोन, LNG-20। ये अंडा ही नहीं बनने दे रही थी, ये अंडा ही नहीं बनने दे रही थी, एन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो पहले लिपीज लूप वो क्या कर रहे थे, एंडोमेट्रियम को इरिटेट कर रहे थे। फिर उसके एडिशनल में कॉपर रिलीजिंग IUD आया कि भाई इरिटेट तो कर ही रही है, ठीक है, IUD है, साथ ही साथ स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर रही है, फेगोसाइटोसिस बढ़ा रही है, अनफेवरेबल कंडीशंस बना रहे हैं स्पर्म के लिए। और तीसरा फिर हार्मोनल IUD, इरिटेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अंडा ही नहीं बनने दे रहे हैं। तो जब अंडा ही नहीं बनेगा, कितने ही स्पर्म्स तुम भेज दो बेटा, वो फर्टिलाइज नहीं होगा और जाइगोट नहीं बनेगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो याद रखना, लिपीज लूप, स्टेनलेस स्टील, नॉन मेडिकेटेड IUD, फिर कॉपर टी वाला IUD जिसका CUT, CU7, मल्टीलोर 375, एंड लास्ट हार्मोनल IUD जिसका एग्जांपल है LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। ये आपको याद करना है। सो IUDs फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं विद इन द यूट्रस, कॉपर आयन रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। The hormonal release IUD in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. IUDs are ideal contraceptives for the female who want to delay pregnancy or space children. तो भैया जो चाहते हैं कि भैया हमारे बच्चों में 3 साल का गैप चाहिए, इसको डॉक्टर से इंसर्ट करवा लो और बेझिझक एंजॉय करो, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया इज IUD। क्लियर है। फिर ओरल पिल्स की बात करते हैं। ओरल पिल्स लिए जाते हैं ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरॉन्स
or progesterone estrogen combination in another contraceptive method used by the females. They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills. देखो 2-3 तरह की पिल्स होती है, एक तो होती है 21 डेज पिल, एक वीकली पिल है ना, एक इमरजेंसी पिल। आइए देखते हैं पिल्स कैसे काम करती है। इसको थोड़ा सा मैं आपका 5 मिनट टाइम लूंगी और ट्रस्ट मी, अगर ये 5 मिनट आपने समझ लिया देन यू आर डन विद द क्वेश्चंस। पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। तो भाई जो 21 डेज पिल थी इसको किस तरीके से लेते हैं आइए मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आज एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट हुआ, उसके 5th डे से ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये गोली 21 दिन तक लगातार लेंगे। अब आपको पता है कि इस गोली में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भर भर के है। अब अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करूं तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में ही प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। प्री ओव्यूलेटरी में प्रोजेस्टेरोन कहीं से कहीं तक नहीं होता है। तो जब तुम प्री ओव्यूलेटरी फेज में ही प्रोजेस्टेरोन दे रहे हो तो तुम एफएसएच एलएच की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन एलएच, तो अंडा नहीं बन पाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो, ओव्यूलेशन होने ही नहीं दे रहे हो। फिर 21 दिन के बाद सडनली तुम 21 दिन तक तुमने गोली ली, 21 दिन के बाद तुम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी को दे नहीं रहे हो। अब बॉडी के पास प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो एंडोमेट्रियम वॉल टूट जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आएंगे लेकिन अंडे के बिना वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे जिसको एनओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। सो यू हैव टू टेक 21 pills starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle after a gap of 7 days during which menstruation occur. It has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent contraception. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसके काफी साइड इफेक्ट है। वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज इससे ब्रेस्ट कैंसर भी कॉज होता है। एक बार यूज कर लो, 2 बार यूज कर लो, ठीक है। मल्टीपल यूसेज ऑफ दिस पिल्स कैन डिट्रॉय द फीमेल हेल्थ। बहुत गंदी तरीके से साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, बेसिकली एन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। तो जैसा कि आपको पता है जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा तो यूट्राइन सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं और विच इज अनफेवरेबल, विच आर हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स। Pills are very effective and lesser side effects are well accepted by the females. That is सहेली। तो भाई सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल पिल थी जो लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च में बनी गई थी। ये एक सहेली ये कैसे काम करती है मैं बताती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूँ चलेगा। ये वीकली पिल थी। यहाँ पर बेटा आपको पता है कि ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करने के लिए, और ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है। हार्मोन हमेशा अपने रिसेप्टर से जुड़ता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ही हार्मोन काम करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे बेटा, ये जो सहेली थी यहाँ पर एक सेंट्रोमेन नाम का नॉन स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर था, केमिकल तो था ही नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ईस्ट्रोजन की जगह जुड़ जाते थे और एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट नहीं होने देते। अब तुमने जब एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट ही नहीं होने दिया तो किसी भी कारणवश अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, जाइगोट हो भी जाता है, तो एंडोमेट्रियम वॉल ही नहीं है ना। तो जब एंडोमेट्रियम वॉल है ही नहीं तो इम्प्लांटेशन कहाँ करवाओगे। तो यहाँ पर स्टेरॉइड भी नहीं लेना पड़ा, और इन्होंने क्या किया, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पर वो सेंट्रोमेन जुड़वा दिया एंड हेल्प किया एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं करने में। तो एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं हुई तो इसके कारणवश क्या हुआ, इम्प्लांटेशन रोक दिया। सो इट इज वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है। सेंट्रोमेन ये ईस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर था। जैसे क्या क्या ईस्ट्रोजन जिस रिसेप्टर पर जाकर जुड़ता है वहां पर खुद जुड़ गया, और ईस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है प्रोलिफरेट कराने के लिए एंडोमेट्रियम को, वो ही नहीं हो पाया। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन्स अलोंग और इन कॉम्बिनेशन विथ ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द फीमेल एज इंजेक्शंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, वो भी सेम हार्मोन काम है, वो ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करते रहेंगे एंड ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाएंगे। जो इंजेक्शंस हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स तक रहते हैं, और अगर कैप्सूल्स को सबक्यूटेनियसली स्किन में लगाते हैं उनका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो अप टू 3 इयर्स तक वैलिड रहते हैं, ठीक है। क्लियर है?
और एक होती है इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल क्या होती है बेटा कि मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया रेप केस में, या फिर आप प्रेगनेंसी चाहते नहीं थे बट गलती से हो गई, आपकी फैमिली पूरी है, उस केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में एक तो आपको दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है और इसको मैं मैकेनिज्म भी समझाती हूँ। प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में दे दो पिल। उसमें क्या होता है बेटा, मान लो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वो FSH LH को सप्रेस करके रखेगी और अंडा बनने नहीं देगी, और मान लो अगर अंडा बन भी गया होगा तो आपने हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन दे दी और सडनली फिर स्टॉप कर दिया प्रोजेस्टेरॉन को बॉडी से, तो एकदम से एंडोमेट्रियम वॉल टूट जाएगी, इंस्टेंट पीरियड्स आ जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। सेकंड, IUD लगा दो। IUD लगा दोगे तो एंडोमेट्रियम इरिटेट हो जाएगी और इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, और इम्प्लांट 72 आवर्स के अंदर अंदर करना है, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है वो तो फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन होता है, तो आप अगर IUD लगा दोगे तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये इमरजेंसी पिल्स हैं बेटा, लेकिन इनका ऑफकोर्स मिसयूज साइड इफेक्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, पर ये उसी केस में इंपॉर्टेंट है जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, या फिर किसी प्रकार का जैसा कि हम सुन रहे हैं रेप केसेस विक्टिम्स को दिया जाता है। लास्ट ये तो है बेटा रिवर्सिबल, आपने यूज किया आप इनको निकाल सकते हो, लेकिन एक आता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड वो होता है जब आप की फैमिली प्लान हो चुकी है, हम दो हमारे 3, पर उसके बाद आपको अपना बच्चा पैदा करना ही नहीं है, तो आप परमानेंट सर्जिकल मेथड्स करवा लो, जिसमें हम क्या करते हैं, गेमीट ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं, गेमीट बनने को नहीं रोकते। तो मेल्स में तो क्या करते हैं बेटा, ये देखिए ये वैसेक्टोमी, मेल्स में तो वास डेफरेंस में कट लगा देते हैं। अब टेस्टीज है, टेस्टीज में स्पर्म बने और वास डेफरेंस तक जा रहे हैं, तो भैया वास डेफरेंस, सीमेन तो रिलीज होगा लेकिन सीमेन विदाउट स्पर्म रिलीज होगा। क्या होगा, यहां से जो सीमेन रिलीज होगा वो विदाउट स्पर्म रिलीज होगा, विदाउट स्पर्म रिलीज होगा। तो सीमेन विदाउट स्पर्म, सीमेन विदाउट स्पर्म, ठीक है। यहां पर हमने अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भैया हमने ना स्पर्म बनाना बंद करवा दिया, नहीं, वी ओनली ब्लॉक द गेमीट ट्रांसपोर्ट, स्पर्म मजे से बन रहा है, ठीक है। हमने सिर्फ वास डेफरेंस पे चीरा कट लगा दिया, और जो सीमेन है अब उसमें स्पर्म नहीं है। अब जब स्पर्म नहीं रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन का सवाल है ही नहीं। साथ ही साथ फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो फलोपियन ट्यूब में कट लगा देते हैं बेटा, ठीक है। अब अंडा एम्प्यूला में आया, अब यहां से स्पर्म नहीं जा पाएगा, और अंडा, अब जब स्पर्म ही अंदर नहीं जा पाएगा, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हो ही नहीं सकती। दिस आर लेकिन परमानेंट, ये बड़ा सोच समझ के करवाना पड़ता है, इसको नसबंदी कहते हैं। जब आपकी पूरी फैमिली प्लानिंग हो जाए, सब अच्छे तरीके से हो जाए, तो ये सर्जिकल मेथड है, ये परमानेंट मेथड है। तो ये तो है सारे आपके वो मेथड जो आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस करने से बचा रहे हैं व्हेन यू डोंट वांट इट। अब हम बात करेंगे उस चीज की जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, दिक्कतें आती हैं, लाइक अ कपल वांट्स टू हैव अ चिल्ड्रन बट दे आर डूइंग अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकॉर्स, उसके बाद भी बेटा एक फीमेल में प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं हो रही है ना, कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, उस केस को अब हम पढ़ने वाले। तो ये तो थे ऑल नेचुरल ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से लेके परमानेंट मेथड्स तक। इज दैट क्लियर? अब हम बात करने वाले MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जानबूझकर किया गया अबॉर्शन है, ठीक है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP. MTP is done, nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. Misuse तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पर हम क्या पता लगा लेते थे एमनियोसेंटेसिस कर कि भाई पता तो ये करना था कि कोई किसी प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, और जेनेटिक डिफेक्ट के नाम पर सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता लग रहा था, और अगर फीमेल थी तो वहां पर फीमेल फिटिसाइड किया जाता था और अबॉर्ट करवा दिया जाता था, दैट इज। तो इस पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि भाई किसी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, मां की जान पर रिस्क है, बच्चे की जान पर रिस्क है, तो ही MTP किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट डॉक्टर्स को एक स्ट्रिक्ट बोल दिया गया था कि आप
सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो ही बताएंगे, आप लीगलाइज नहीं था कि आप जेंडर ऑफ द बेबी बता पाए। तो अगर अभी कोई ऐसा कपल पूछता है और कोई जेंडर बताता है डॉक्टर, तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है। So such restrictions बहुत इंपॉर्टेंट थे to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India. Why MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptive method used during the coitus or rapes. MTPs are of course also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful for even fatal either to the mother or the fetus. या तो देखो एमटीपी आप कर सकते हो कि भैया आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया हो या आपकी पूरी फैमिली हो और अनवांटेड प्रेगनेंसी आ गई हो। थर्ड इंपॉर्टेंट कि भैया उसे मां की जान पर या बच्चे की जान पर अगर किसी भी प्रकार का रिस्क है तो अगर उसमें अबॉर्ट करने में ही फायदा है तो एमटीपी उस कंडीशंस में की जाती थी। एमटीपीज कब तक सेफ है? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ही सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेटा क्योंकि प्लेसेंटा बन जाता है और एंडोमेट्रियम वॉल और कोरियोनिक विला एकदम सबमर्ज हो जाते हैं, आपस में इंटरडिजिटेट कर लेते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है एमटीपी में। तो अगर एमटीपी करना है तो सबसे सेफेस्ट टाइम है 12th वीक तक, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। Second trimester abortions are much more riskier. One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but also be fatal too. जानलेवा भी हो सकता है, unsafe तो है ही। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. अगर फीमेल्स थी तो फीमेल feticide के केसेस बढ़ गए थे और अबॉर्ट कराने लग गए थे। इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी एंड दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। ये बिल्कुल इलीगल था। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. Effective counseling on the needs to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortion as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. ठीक है, तो एमटीपी क्यों की जाती है, किस रीजन से की जाती है, इसका क्या मिसयूज था, कब गवर्नमेंट ने अपने यहाँ लीगल कर दिया था और क्या बैन लगा दिया था, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर एसटीडीज बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, ये इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इनको वेनरल डिजीजेस भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए गनोरिया, सिफाइलिस, जेनाइटल हर्पीस, इनके बारे में डीपली हम ह्यूमन हेल्थ में पढ़ते हैं। Chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year is HIV, leading to AIDS, are some of the common STIs. Among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in the chapter called Human Health and Disease. Some of these infection, अच्छा ये सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती कैसे हैं? ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलते हैं, या तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ, अनप्रोटेक्टेड कोइटस के कारण, साथ ही साथ मान लो एक तो तुम सबसे गलत काम कर रहे हो, कोई ड्रग ले रहा है, ठीक है, और किसी को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और तुमने उसके इन्फेक्टेड नीडल से खुद ड्रग अब्यूज कर लिया, तो ड्रग अब्यूजर्स को सबसे ज्यादा चांस होते हैं एसटीडीज के, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम, ठीक है, तो ये सब चीजें अवॉइड करनी होती है, अभी हम देखते हैं। तो some of these infection like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments with infected persons, transfusion of blood from one infected mother to the fetus too. Except for hepatitis B and genital herpes, HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. इस पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नॉन क्योरेबल है, तो याद रखना हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन, और अगर दूसरी टाइमली पता लग जाए तो वो क्योरेबल होती है। Early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, genital region में। Infected females में often be asymptomatic। अच्छा, इसके ना symptoms लेट पता चलते हैं, ठीक है, और may remain undetected for so long। जैसे HIV के केस में बेटा एड्स होता है, किसी में 3 साल में भी पता लग जाता है, तो किसी में 10-10 साल HIV का वायरस पड़ा रहता है लेकिन पता नहीं लग पाता, जिसके वजह से बेटा दूसरों फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So absence or least significant symptoms in the early stages of infection are the social stigmas attached to the STI। तो एक शर्म लज्जा है, इस पे एक स्टिकर थोपा हुआ है, लोग को हो जाता है, बताते नहीं और उससे फैलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं।
deter the infected person from going timely detection and proper treatment. This could lead to complications later which include pelvic PID हो जाता है, inflammatory diseases हो जाती है, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, जिससे even infertility or even cancer of the reproductive tract. सो STIs आर ऑलवेज कि भाई इससे बचना चाहिए, इससे कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बिकॉज प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी एंड प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health and care programs, RCH program में. All persons are vulnerable to these infections. Their incidences are reported to be very high among the person in the age group of about 15 to 20 years of age. Which there is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of these infections by following the simple principle. भाई आप इससे बिल्कुल बच सकते हो. क्या क्या आपको करना है? Avoid sex with unknown and multiple partners. Avoid try to use condom during coitus because मैंने बताया condoms prevent from STD. And in case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with the infection. Is that clear? ठीक है. अब बात हम करने वाले इनफर्टिलिटी. व्हाट इज इनफर्टिलिटी? अ कपल वांट्स टू हैव अ बेबी. कपल चाहते हैं उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस हो, बट किसी भी कारणवश देयर आर मल्टीपल रीजंस उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं हो पा रही है या फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही. इसमें प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल में नहीं हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है. तो अब देखते हैं व्हाट इज इनफर्टिलिटी, क्या रीजंस हैं और इनसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं जिससे एक कपल को प्रेगनेंसी इंड्यूस हो जाए. So a discussion on the reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile, that they are unable to produce children in spite of unprotected sexual intercourse or cohabitation. There are multiple reasons for this. Could have been many. Physically fit नहीं है, congenital है, drug abuse है, immunological है, drugs के side effect है, even psychological. In India, often the female is blamed for the couple being childless. तो भैया अगर किसी फीमेल को बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फीमेल में खराबी है, इसमें दोष फीमेल का नहीं है. देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती. बेटा स्पर्म भी तो चाहिए होता है ना प्रेगनेंसी एक बच्चा बनाने के लिए. तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, सिर्फ फीमेल में नहीं होती है. तो आइए चला देखते हैं. But more often than not, the problem lies in the male partner. Specialized healthcare unit, that is infertility clinics, could help in diagnosis and the corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, such corrections are not possible, so couple could be assisted to have children through the certain special techniques. अगर क्योर नहीं हो पाता है तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स है जिसकी मदद से प्रेगनेंसी इंड्यूस हो सकती है. That is ARTS, that is assisted reproductive technology, जिसमें हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है और इन वीवो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है. नाउ सबसे पहले तो देखते हैं कि इन विट्रो और इन वीवो में क्या डिफरेंस है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बेटा हम फादर और मदर का गेमीट बाहर फर्टिलाइज करा रहे हैं और फिर उसको फर्टिलाइज कराने के बाद जाइगोट बनाने के बाद बॉडी में डाल रहे हैं, इधर द मदर की बॉडी में या सरोगेट मदर में. इन वीवो में बेटा हम फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही करवा रहे हैं. तो इन दोनों टेक्निक्स को समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन कब बाहर होता है और फर्टिलाइजेशन कब फीमेल की बॉडी के अंदर होगा. लेट अस स्टडी अबाउट दीज टू टेक्निक्स जिस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको IVF बोलते हैं, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी. फिर क्या करते हैं, हमने फर्टिलाइजेशन बाहर करवाया. इस बेसिकली मान लो एक कपल है, अब उनके किसी भी रीजन से प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, फादर के स्पर्म लेंगे. अगर फादर के स्पर्म ओके हैं, मदर की बॉडी में अगर अंडा बन रहा है तो मदर की बॉडी से अंडा लेंगे, दोनों को लैबोरेटरी कंडीशंस में फर्टिलाइज करवाएंगे, जाइगोट बनवाएंगे और जाइगोट के सेम कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं लैबोरेटरी में, ठीक है, देंगे. और फिर जिस स्टेज पर डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगा, दैट इज क्लीवेज डिवीजन जाइगोट के बाद, और वो एम्ब्रियो को हम वापस फीमेल में ट्रांसफर कर देंगे अगर फीमेल मदर की बॉडी ओके है, नहीं तो हम सरोगेट मदर को ले लेते हैं. सो इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम वाइफ, या अगर मान लो वाइफ को ओवा में कोई प्रॉब्लम है तो डोनर से ले सकते हैं, एंड द स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या फिर डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर द स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लैबोरेटरी.
तो जाइगोट है और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमिया, जब उस जाइगोट के 8 टुकड़े होते हैं उसको भी हम डाल सकते हैं इनटू द फीमेल बॉडी, पर कहां डालना पड़ेगा? फॉलोपियन ट्यूब में। दैट इज जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्यूब। तो आईवीएफ के 2 टेक्निक होते हैं, या तो जिफ्ट या आईयूटी। जिफ्ट में क्या क्या भाई, जाइगोट तो तुमने लैब में बना लिया, अब जाइगोट के 8 टुकड़े हो गए, दैट इज अप टू 8 ब्लास्टोमियस, तो तुम्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा फॉलोपियन ट्यूब में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्यूब। अगर तुम 8 सेल स्टेज के बाद बॉडी में डाल रहे हो फीमेल की, तो दैट मीन्स वो यूट्रस में तुम डालोगे, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के 2 टेक्निक्स होते हैं, एक होता है जिफ्ट, एक होता है आईयूटी। up to 8 blastomeres into the fallopian tube and after 8 blastomeres into the uterus. So with this we have completed IVF. ठीक है, अब बात करेंगे इन वीवो की। अब हम बात करेंगे इन वीवो की। इन वीवो में क्या करते हैं, मान लो कि भाई बॉडी फीमेल की रेडी है, प्रेगनेंसी इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंडे में खराबी है, तो हम क्या करेंगे, किसी हेल्दी फीमेल डोनर से अंडा मांग लेंगे और उस मदर के फलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, और फिर नेचुरल प्रोसेस करने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे कि भैया अब तुम नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करो और फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। ये तो बात हुई जब फीमेल में जब प्रॉब्लम थी। अब जब मेल में प्रॉब्लम है, मेल का स्पर्म काउंट कम है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो हम एक हेल्दी डोनर से स्पर्म लेते हैं और थ्रू इंजेक्शंस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालते हैं और नेचुरल फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही होगा। अगर फीमेल में प्रॉब्लम होगी तो एक हेल्दी डोनर से अंडा ले देंगे, मेल में प्रॉब्लम होगी तो एक हेल्दी डोनर से स्पर्म ले देंगे, लेकिन बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। इन विट्रो में आउटसाइड द बॉडी, दैट इज लेबोरेटरी कंडीशन में जाइगोट बनाते हैं और अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्यूब, आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू यूट्रस। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है इतनी बात? तो ये आईवीएफ है। अब क्वेश्चन में, अब तुम इन वीवो से भी आईवीएफ, इन विट्रो से भी आईवीएफ, अगर आईवीएफ आएगा लिखा हुआ तो याद रखना बेटा इन विट्रो की ही बात करेंगे, इन वीवो की बात करेंगे तो पूरा इन वीवो लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये सारे टर्म्स है, इससे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं इन नीट एग्जामिनेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। मन लगा के पढ़ो और जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस पीडीएफ की लिंक आपको ईसरल की ऐप पर और ईसरल नीट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सोचो और अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो। स्काई इज द लिमिट। बाय बाय।